अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और जो रिव्यूज़ काफ़ी देर से तातुल का शिकार थे वो एक साथ हमने रिव्यू देखे हैं कंप्लीट होते हुए, और $500 मिलियन जल्द रिलीज़ हो जाएंगे, रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको ये भी देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। एक्सोजिनस सपोर्ट मिली है रेमिटेंसेस की पाकिस्तान को, जिसके तहत कोविड में आप अच्छी खासी अपनी करेंसी स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाए। अब यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन चूंकि इकॉनमी रिकवर हो रही है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। सो क्या हम यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट है उसको बरकरार रख पाएंगे? करंट अकाउंट वापस जो कि सरप्लस में आया था, अभी लास्ट मंथ डेफिसिट में गया था। अगेन, कैन वी सी सरप्लस दिस ईयर? दैट्स द नंबर वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क। डीमोनेटाइजेशन के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या अगर 5,000 का नोट ख़त्म कर दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में क्या ग्रोथ रही है, और क्या ये एक्सपोर्ट्स जो कि टेक्सटाइल की सीजनल इंक्रीज़ आया था क्या ये अब बरकरार रख पाएगा, बिकॉज अब ग्लोबल इकॉनमीज़ भी खुल रही हैं और कंपटीशन इज़ कमिंग टू द मार्केट। और जिस एरिया या जिस टाइप ऑफ एपरल में आप स्पेशलाइज करते थे उसका पीक सीजन भी निकलने जा रहा है अब। So all these important questions we will discuss in today's show. I've got a very exclusive panel of guests with me in the program. मेरे साथ लेफ्ट पे मौजूद हैं इंजीनियर M.A. जब्बार साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के उमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद मी डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एकेडमिक सेक्टर से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस सलीमुज़्ज़मान साहब, जो कि बिजनेसमैन है, प्रेसिडेंट है काटी के, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के उमूर पे, उनके मसाइल के ऊपर इनसे अक्सर डिस्कशन होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सो द नंबर वन क्वेश्चन जब्बार साहब आपसे ही है कि IMF की डील कंक्लूड हो गई, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, हाउ डू यू सी कि यहाँ से थोड़ी स्टेबिलिटी सर्टेनिटी आएगी इकॉनमी में? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर हम इससे पहले गवर्नमेंट को देखें तो जब फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान और मुख्तलिफ किस्म के बज़ वर्ड्स के हवाले से वी आर वेटिंग के अदर देन IMF जो है वो हमारे वो फ्रेंड्स इसको हिस्टोरिकली वो एक डिफरेंट पॉलिसी थी, हाँ, कि हम करें, मगर आखिर में इवेंचुअली यही हुआ कि हमें IMF के साथ जो है प्रोग्राम में एंटर होना पड़ा। और उस प्रोग्राम के एंट्री के बाद हमारे फ्रेंड्स भी जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ सारे सूरत हाल को अच्छी तरह सेंस किया उन्होंने, और वो भी आए। उन्होंने कहा पहले IMF की से दोस्ती करें, फिर हम भी दोस्ती करें। जी, उसके बाद IFCs आप देखें कि इंटरनेशनल पूरे सिस्टम में जितने भी मल्टीलैटरल्स हैं उन्होंने फिर एंट्री लेना शुरू की। तो इन अ वे अगर हम क्विकली आ जाएँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें भी मेरा ख्याल है कि असबाब यही हैं कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़ना और कमर्शियल मार्केट में अपनी साख को स्टेबल करना, जिसके ज़रिए हम एक्सटर्नल लोन्स भी एक्वायर करते हैं, और प्लस हमारे दोस्त जो हैं हिस्टोरिकल फ्रेंड्स आई वुड से कि वो भी जो है ऐसा लगता है कि IMF की एंट्री के बाद ही दे अपीयर टू बी मोर कंफर्टेबल टू हेल्प अस इन व्हाटएवर मोड। ठीक है, लोन्स हैं, TAs हैं, व्हाटएवर साइड। तो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे। डायरेक्ट हो सकता है $500 मिलियन कम नजर आ रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपको काफी बेनिफिट। एग्जैक्टली, देखें ये भी एक हकीकत है कि हम आधे जो आज के रिजर्व्स हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि 13+ पे अगर SPP होल्ड कर रहा है तो वो पहले आधे थे। तो इन अ वे यू कैन से कि दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट कि आपके पास एक लेवल वो है जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी की मैचिंग फैसिलिटीज़ ऑफ द बैंक्स में सबसे ज़्यादा बैंक्स को एक यही एक इंडिकेटर नज़र आता है कि हाउ मच रिजर्व्स एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रिजर्व्स दे आर होल्डिंग एंड what is the predictably behind through the commitments by the multilaterals. करेंसी स्टेबिलिटी को बहुत देखते हैं। एग्जैक्टली, तो इसके वजह से मेरे अपने ख्याल में कि IMF के प्रोग्राम के जारी रहना ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी और वाज़ह मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी जो अपनी इंटरनल नेगोशिएशंस हैं, हम कहते हैं कि इस IMF के प्रोग्राम में आना, कंडीशंस, कौन से रिव्यूज़ हैं और उस रिव्यूज़ से पहले क्या कंडीशंस हैं, वो एट पब्लिक नहीं हैं। they are more or less, I would not use the word confidential, मगर अखबारों के ज़रिए आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए तो हमारे एकेडमिया के दोस्त बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स लोग बैठे हुए हैं, तो उसको लाना ज़रूरी है, तो वो उसके ऊपर एक बहस मुबाहिसा होकर सलीम साहब से पूछते हैं ना कि क्या इनकी जो कंडीशंस हैं, बिकॉज आप तो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस में कि कोई टैक्सेशन के बेनिफिट्स कम होंगे, स्लैश होंगे, कुछ गैस की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, आपकी क्या वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ से जो एग्रीमेंट हुआ है इसके बाद नए बजट में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या मराहत ख़त्म हो सकती हैं?
جی دیکھیں، ابھی جس طرح سے ایک بات ہوئی کہ آئی ایم ایف کے اندر جانا اور کبھی کبھی آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو جاتا ہے. وہ بینیفیشل اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو ان کی کچھ یوزلی جو کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا پیسہ واپس چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پھر آپ اس قابل ہوں کہ آپ پیسہ ریٹرن کرنے کی پوزیشن کے اندر ہوں. تو یقیناً لون لینا ویسے کنٹری کے لیے کسی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن جو ریفارمس کی وہ بات کرتے ہیں وہ ان جنرل ریفارمز ہوتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، آپ کے یہاں جو ٹیکس کی بیس ہے وہ براڈن ہونی چاہیے، اور اس طرح کے ریفارمز جو کہ آئیڈیلی کنٹری کے اندر ہونے چاہیے، ان ریفارمز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس اسٹیج پہ ہمیں کون سا ریفارم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ اس کی جو ٹیکس بینیفٹس دیے گئے تھے مختلف سیکٹرز کو وہ اس میں سے وڈرا ہوں گے. وہ کیا تفصیلات ہوں گی، وہ تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کسی کے بھی. وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو کمنگ بجٹ ہے، بجٹ کے اندر اس کو کیا جائے گا، انکارپوریٹ کیا جائے گا. اور میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ وہ پبلک ہونا چاہیے اور پہلے اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہونا چاہیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ بیکاز آپ بھی انٹرنلی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بجٹ میں آنے سے ہم جو پروڈکشن پلان کر رہے ہیں یا کاسٹنگ پلان کر رہے ہیں، واٹ آر یور انسائٹ سیئنگ؟ جی دیکھیں، ابھی تک کیونکہ اس کی کوئی ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے کہ ایگزیکٹلی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو اس کے اوپر کوئی پریڈکٹ کرنا اس کے اوپر میرے خیال مناسب نہیں ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ ہم خود یہ چاہیں گے کہ یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے ڈیٹیل کے اندر. بزنس کمیونٹی کو اس میں آن بورڈ لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز نے اپنی پلاننگ کی بھی ہوتی ہے، آگے کئی سالوں کی کئی مہینوں کی ایک پلاننگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. آل آف اے سڈن اگر آپ کو یہ کوئی ڈیوٹی کوئی بینیفٹ ہے وہ آپ وڈرا کر لیں گے تو اس کا ایک بڑا سیریس امپیکٹ آ سکتا ہے پوری آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر، پوری اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. میں افضل صاحب یہ تو شرما رہے ہیں، بتا نہیں رہے. آپ بتائیں آئی ایم ایف میں جب جاتے ہیں تو آپ کے اب جو بجٹ کی سچویشن ہے یہاں سے، جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، آلدو آپ پرائمری سرپلس میں موجود ہیں، لیکن بٹ اسٹل آئی ایم ایف از پشنگ کہ یہاں سے نیکسٹ بجٹ میں جتنے بھی آپ کے جو ٹیکسیشن میں ایڈوانٹیجز دیے ہوئے ہیں یا مراد دی ہوئی ہیں وہ آپ اسکیل بیک کریں. رائٹ، سو از اٹ گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں، 2-3 اخبارات میں بھی ہم نے خبریں دیکھی ہیں اس میں. جب بھی آپ آئی ایم ایف سے کوئی پیکج لیتے ہیں، پروگرام میں آپ جاتے ہیں، تو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کنڈیشنالٹی. تو اس میں بھی انہوں نے اپنی ایک لسٹ آف کنڈیشنز ہمیں دے دی ہے، جس کے مطابق یو آر رائٹ، وہ یہی کہہ رہے ہیں. ایک بڑا فینسی ورڈ ہے جو کہتے ہیں فسکل کنسالیڈیشن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں اور اپنی ریونیو سائڈ کو بڑھائیں. اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان لاسٹ 70+ ایئرز میں ہم یہ کام آلموسٹ نہیں کر پائے. تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ کارپوریٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے، اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جس بات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ڈیولپڈ کنٹریز کو کچھ اور ایڈوائس دے رہا ہے اور ہم جیسی ڈیولپنگ کنٹریز کو کمپلیٹلی اور ایڈوائس دی جا رہی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، امیر ممالک کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں پہ پیسے خرچیں، ایکسپینڈیچر بڑھائیں. جیسے ابھی نئی پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، وہ $2 ٹریلین کا اکنامک سٹیمولس اپنی اکانومی میں ڈال رہے ہیں. تو اگر یہ چیز ان لوگوں کے لیے اچھی ہے تو ہمارے لیے اچھی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکسپینڈیچر سائڈ کو کم کریں؟ تو ایک تو مجھے اس سے ایک نظریاتی اختلاف ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے. تو ان کی جو کنڈیشنز ہے، کرنسی چھاپ کے وہ اپنا ڈیٹ خود ہی ری پے کر سکتے ہیں. ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ ہم تو پی کے آر، لیکن صرف امریکہ کے کیس میں نہیں ہے نا، کیونکہ ریزرو کرنسی اور بھی ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے یہی ریسیپی ہوتی ہے. دوسری جو چیزیں اس میں کنڈیشنز دی جا رہی ہیں وہ یہ دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کریں، جیسے پاکستان اسٹیل مل ہو گئی، ریلویز ہو گئی، پی آئی اے ہو گئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کی وجہ سے آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ کافی بلون ہوتا ہے. لیکن باقر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ صرف ایک اکنامک مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل اکنامک یا پولیٹیکل پرابلم ہے. کسی اتنی بڑی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کر دینا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے، جہاں کہ انہوں نے مینجمنٹ اچھی کی ہے اکانومی کی، آگے بہت سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں، جس میں ٹیکسیشن، ٹیکس کی بیس کو بڑھانا، کیونکہ جتنا بھی ٹیکس آپ ان لوگوں سے نکال سکتے تھے جو آلریڈی آپ کے ٹیکس نیٹ میں ہیں، آپ نے نکال لیا. اب آپ کو اس کی بیس کو بڑھانا ہے، آپ کو مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، اور یہ کام ایزی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو ٹیکس کی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے، دے آر ویری لمیٹڈ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں سلیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ
प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से टैक्सेशन बढ़ाए जाएं या फिर सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएं, एक आर्गूमेंट ये होता है कि आपके जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं दे आर हेल्दी इनफ टू सस्टेन दिस नेगेटिव इम्पैक्ट। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ज़रा बताइए कि काटी में जो मेंबर्स हैं ओवरऑल बिजनेस की कंडीशन अभी कैसी है? देखिए एक तो ये बड़ी एक मिथ है जो लोगों के जहनों में बैठी हुई है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अगर आपके हो रहे हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कि अगर आप इंडस्ट्री अगर कोई प्रॉफिट में जा रही है तो उसका मतलब ये कि आप उसको मजीद उसके ऊपर आप उसके अंदर सब्सिडीज आप उसकी कट डाउन किए जाएं, या सब्सिडीज नहीं बल्कि आप उसकी जो टैक्सेशन उसके ऊपर ऐड किए जाएं। ऐसा नहीं होता। जो बिजनेसेस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए उनको R&D भी करनी होती है जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एग्जांपल ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल में हमारे R&D नहीं हो पाती क्योंकि R&D के लिए बहुत बड़े बड़े ह्यूज बजट चाहिए होते हैं। आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, उसकी एक सर्टेन लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो वो जाके R&D के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो वो जाके नए बिजनेस वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। नए कैपिटल्स में जाने के लिए, नए चीज़ों में जाने के लिए उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल किस तरह से डेवलप होगा, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से डेवलप होगा। माय क्वेश्चन इज ऐसा होता है पिछले 25 साल में ऐसा एक्सपीरियंस है आपका इंडस्ट्रीज? मेरे ख्याल आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो चेन्स हैं बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने मल्टीप्लाई किया। अब एक कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई, आज उसके अगर 12 यूनिट्स हैं तो उसने इसी तरीके से एक्सपैंड किया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। जब उसकी आती गई, चीज़ों में बढ़ती गई, उसमें मजीद इंडस्ट्री में मजीद यूनिट्स वो एक्सपैंड करते गए। इसी तरीके से कुछ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल के अंदर भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ कुछ ना कुछ R&D एक सेक्टर इस्टेब्लिश किया। हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर FDA कंप्लाइंस की तरफ जाने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस होगी, इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके अंदर, तो मजीद वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको एक नजर आ रहा होगा कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो बात बनेगी, वरना तो बात नहीं बन पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया जब्बार साहब। एक तो ये दो इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि जो कि टेक्स्ट बुक वाली सब्सिडीज देके अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती हैं, जबकि हमारे पास ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल देख लिया आपने, और उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री रिफाइनरीज देख लिया जो अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी सब्सिडीज देती थी और अपने एलोकेशन रखती थी लेकिन अपग्रेड नहीं करती थी। तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो इसका अच्छा खासा उलट भी रहा है कि आपको सब्सिडी देते रहें 20-25 साल तक, और उसके बाद जब भी आगे कंपैरेटिव बनाएं वापस वही रोना कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, कंपैरेटिव हो जाएगी, इंपोर्ट्स को ऐसे नहीं खोलें। व्हाट इज योर आर्गुमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सब्सिडी, लेट अस सी कि सब्सिडी का आखिर हॉराइजन क्या है। सब्सिडी का हॉराइजन मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रांग लॉबी है टेक्सटाइल में, वहाँ पे हमें उसकी शिद्दत नज़र आती है। सब्सिडी का वो हॉराइजन जिसको हम कहते हैं कि निचले तबके वाले लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी के मद में या गैस के मद में या एक एहसास प्रोग्राम के मद में, जिसको मैं कहता हूँ एक डिसेंट चैरिटी क्लब जो खुला हुआ है हुकूमतों ने, वहाँ पे हमें नज़र आता है। वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं है, मगर पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है वो डरती है कि कहीं ये जो है हमारे लिए इस इनस्टेबिलिटी के मज़ीद जो है खदशात और इस इनस्टेबिलिटी को प्रमोटिंग एजेंट्स ना हो जाएं। तो यहाँ तक है। अब जहाँ तक अगर हम कहें कि एक रियल सब्सिडी की अगर हम बात करें तो मेरे अपने ख्याल में कि रियल सब्सिडी तो ये होती है कि हुकूमतें इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्वालिटेटिव एक अरेंजमेंट्स को जिसमें इंडस्ट्री को कोई हेल्प मिले उसको मजबूत करती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग करें डेडिकेटेड। एग्जैक्टली वो देखें ना, दुनिया में हर जगह पे अगर हम कहें कि एक चाइनीज़ अगर मॉडल खोलें, जो अभी हम बातें ही कर रहे हैं कि जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलें, तो गवर्नमेंट इन अ वे दिस इज़ कॉल्ड एज डिसेंट सब्सिडी इन अ वे कि आप ज़मीन भी दे रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली, गैस, पानी भी मुहैया कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट कि आपकी जो फर्स्ट एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री की, जिसको हम कहते हैं कि कम्युलेटिव कैरी फॉरवर्ड होती है टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो किसी तरीके से बेहतर होती है टू कम्पीट अगेंस्ट द चीपर इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू एक्सपोर्ट। बाकी जो आखिरी बात मेरा ख्याल है कि कारपोरेट टैक्स की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि ये बात मैं क्लियर करना चाहूँ, ये पाकिस्तान में बड़ी मिथ है। बिजनेसमैन और लोगों को एक टैक्स डॉजर कहा जाता है, चीट कहा जाता है और कहते हैं कि 1% दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाकर इस मुल्क में थोड़ी देर के लिए हम अगर आएँ तो एडवांस टैक्सेस जो हैं 1539 टैक्स कलेक्शन जो हुई थी 19-20 में, उसमें 1100 अरब रुपए एडवांस टैक्सेस के थे। FBR ने जो कुछ कलेक्ट किए वो इन नेट 47 बिलियन थे। इसका मतलब है कि 4% ऑफ द टैक्सेस के लिए हमने 30,000 लोगों की एक टीम रखी हुई है जिसको हम कहते हैं FBR। अब हम आगे अगर आएँ तो पाकिस्तान में लोगों को चोर कहा जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों को ख्याल करना चाहिए, इज्जत दें टैक्स पेयर को। यहाँ पे 93 मिलियन आपको पता है वो मोबाइल यूज़र हैं जो 3G और 4G के हैं।
और उनकी इनकम उसमें से सब्सटेंशियल लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्सेबल हो। वो आपके बैठ के इस 5 पेजेस का 6 पेजेस का वेल्थ ही नहीं है उनके पास, इतनी इनकम ही नहीं है कि दे आर लायबल टू फाइल द टैक्स रिटर्न्स। 176 मिलियन मोबाइल्स हैं इस मुल्क में। आप मुझे बताएं कि किसी न किसी तरीके से वो भी एक टैक्सेशन का हिस्सा है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, ये हमारे काटी के दोस्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में 4 मिलियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा जीएसटी लेते हो, आय पे 17%, उनके ऊपर एक पेनल्टी भी लगी हुई है, दे आर ऑल्सो पेइंग। तो ओनली क्वेश्चन इज दैट कि ये मिथ है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, लोग टैक्स, हर आदमी टैक्स दे रहा है। आर्गुमेंट तो बिल्कुल वैलिड है आपका, लेकिन 50 लाख के करीब ताजिर भी तो ऐसे ही है ना कि जो कि टैक्सेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड भी नहीं है, और जो बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका, अंजुमन ताजिरान अक्सर ये बोलती है कि हमें एमनेस्टी दे बार बार। सो दोनों एंड में प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आपने बिल्कुल मैं सर की भी बात से डिसएग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल बिजनेसमैन टैक्सेशन तो देते हैं, एक छोटा तबका नहीं, जो इन्होंने बात की ना कि प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देते। यहाँ ऑलमोस्ट हर कोई टैक्स देता है, क्योंकि जब भी आप मोबाइल को लोड करवाते हैं या पेट्रोल ख़रीदते हैं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो आप उस पर टैक्स पे करते हैं। आई थिंक इशू ये है कि आपको बेसिकली अपना जो टैक्स नेट है उसको वाइडन करना है। आप जो आपकी कितनी इस दफ़ा टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई, अबाउट 2 मिलियन टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं, उसमें से भी कितनी ज़्यादा जो हैं वो ज़ीरो उन्होंने फाइल की है। तो अगर आप देखें हमारा 220 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, 2 मिलियन हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं, दैट इज़ अबाउट 1% और लेस दैन 1%। तो ये इस तरह से आप एक मॉडर्न स्टेट नहीं चला सकते। मैं अगले दिन अपनी क्लास में एक लेक्चर दे रहा था और उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि मॉडर्न स्टेट्स कैसे बनी। मॉडर्न स्टेट्स बनने की सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि जंगो जदल करने के लिए उनको बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने फिर एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए और वहाँ से मॉडर्न स्टेट्स बनने का आगाज़ हुआ। तो अगर आप मॉडर्न स्टेट्स की सफ़ों में खड़ा होना चाहते हैं तो आपको ये जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस है इनको बेहतर बनाना पड़ेगा। जो जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है ये इस तरह से चल नहीं सकता। तो आई थिंक दिस शुड बी एक्सट्रैक्शन को एक्सटॉर्शन में चेंज कर देते हैं हम जिस तरीके से बिजनेसमैन से, बिकॉज़ हिज आर्गुमेंट इज आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई थिंक दोनों तरफ पे कुछ रिजेंटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ का ताल्लुक है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिफॉर्म की बात हो रही है, तो आई थिंक उसमें जो FBR है उसकी रिफॉर्म्स की बहुत अशद ज़रूरत है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ पे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात हो रही है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की, सर्विस स्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स की, उसमें आखिरी बात मैं कह दूं, उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोट की कि उस सारी टीम में जिसने वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स को तश्कील दिया है उसमें ये टैक्सेशन सर्विसेज की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी बात दरअसल ये कि मैं सिर्फ इसको ऐड करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं, मैं आई हैव बीन इन ट्रेड पॉलिटिक्स, आई एम वेरी एक्टिव अप टू 2010। मैं 20 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट था, साइट का चेयरमैन था। आई वाज एंगेज्ड इन ऑल मल्टीनेशनल, वर्ल्ड बैंक में आई वाज आल्सो पार्टी टू द रिपोर्टिंग इन द कंट्री पेपर। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम हर साल जो है ना ये सजेशंस लिखते लिखते अब तो थक गए हैं। नाउ आई कॉल इट के सजेशन टुवर्ड्स अ डस्टबिन। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिछले 4 सालों से इस किस्म के पेपर्स जो डस्टबिनों में जाए वो नहीं देता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बजट कमेटी में लास्ट ईयर रहा, ऑल द सजेशंस व्हिच ही गेव एक्सेप्टेंस लेवल वाज 6.5%। यानी जहाँ पे एक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द पाकिस्तान ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, उसको ट्रीटमेंट क्या मिलती है 6.5। We need a revolution। काटी का भी यही है सर। We need a revolution। रेवोल्यूशन आपका चाहिए कि आपको फिक्स GST के सिस्टम में जाना चाहिए, क्योंकि FBR में जो 17% रेट है, नेट कलेक्शन FBR के पास, आई विल नॉट टॉक अबाउट 11 सब सेक्टर्स, हाईएस्ट इज 6%, लोएस्ट एट 4.5%। इसका मतलब है जब FBR को मिली 5% रहे हैं GST के, आफ्टर दिस वैल्यू एडेड सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम,
तो व्हाई नॉट इस ट्रेडर्स को, इन सबको इंसेंटिवाइज करें, 2-3-4% के ऊपर इनको जो है ले आएँ, फिक्स सिस्टम में ले आएँ, सिंगल स्टेज पे ले आएँ, 10% पे ले आएँ। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, क्या इस मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है, क्या इसमें बिजनेस बढ़ सकता है? मैं कहता हूँ कभी नहीं बढ़ सकता। आप 100 रुपए की चीज़ जब मंगाते हैं इम्पोर्ट पे, तो आप शुरू कर देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, आप सेल्स टैक्स देते हैं, आप विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, आपके 100 रुपए हो गए 150 रुपए। अब आपके 50 रुपए जो आप और अदरवाइज कहाँ देने चाहिए थे, जब आप मैन्युफैक्चर करें, यू शुड हैव रनिंग कैपिटल। आप उसके लिए क्या करते हैं, रनिंग फाइनेंसेस लेते हैं, हायर रेट्स। इस तरीके से ये मुल्क अब नहीं चल सकता इस तरीके से। मैं सर आपका क्या टेक है, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया। एक तो टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल, जब वहाँ से इतना पैसा आ ही नहीं रहा तो आप उसको क्यों कॉम्प्लिकेट किया? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब बिल्कुल सही बात है कि देखिए टैक्सेशन सिस्टम के तो टोटल एक हमारा पूरा एक ओवरऑल रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो टैक्स पे कर रहा है, और पर्टिकुलरली अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक आपका वो सेक्टर है, एक ओबीडियंट सेक्टर आप उसको कहेंगे, जो कि उसके ऊपर आप टैक्स का बोझ डाले जा रहे हैं और अभी तक वो सस्टेन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात हुई कि जितना आप निकाल सकते थे निकाल लिया, इसके बाद मजीद आगे गुंजाइश नहीं है, इसको आप मजीद नहीं निचोड़ सकते। तो उसके बाद फिर आप मजीद एक तो इसी सेक्टर के ऊपर करेंगे, फिर यही वो सेक्टर है जब टैक्स रिटर्न ये जमा कराते हैं तो हम लोग जमा कराने के बाद फिर फौरन एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन अ मंथ हमारे पास एक नोटिस आ जाता है उसके ऊपर, उसी के ऊपर आप मजीद सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो पहले हम तो कहते हैं कि भाई आप हमें भी वो कर दें, डी रजिस्टर कर दें, हम भी नॉन फाइलर बन जाते हैं। तो इस मुल्क में तो नॉन फाइलर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फाइलर बनने के बाद तो आपके पास 150 किस्म के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। नोटिस आएंगे, नोटिस आने के बाद फिर आपको डिपार्टमेंट को डील करना होगा। तो बात ये कि एक ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। आप ट्रस्ट करें वो सेक्टर जो आपको टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अगर उसने आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट जमा कराई है तो एक्सेप्ट इट। इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर रिफॉर्म्स के आपका जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, आजकल आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आपके पास ID कार्ड का सिस्टम है, उसके थ्रू आप उसको टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाएं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बाकी लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको उसका बेनिफिट दें। अच्छा, इसके अंदर ये है कि कोई ना कोई किसी ना किसी गवर्नमेंट को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा बाकी लोगों को नेट में लेके आने के लिए। हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है कि एहतजाज वो सेक्टर जो नहीं पे कर रहा होता, आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि ट्रेडर्स की फॉर्म में होता है या एग्रीकल्चर की फॉर्म में होता है, वो जो नहीं पे कर रहा होता, जब आप उन पर टैक्सेशन की बात करते हैं तो वहाँ से एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आपको किसी ना किसी हुकूमत को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, बाकी लोगों को नेट में लेके आए ताकि जिनके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है ऑलरेडी वो कम हो। ठीक है, एक ये भी बताइएगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडीज जो कि किसी टारगेटेड ग्रुप को चली जाती है जिनके पावर कॉरिडोर्स के अंदर लिंक्स हों, आप अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर एग्जांपल काटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की रोड्स बना दी जाएं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी जाए, इजंट इट अ बेटर राउट? अगर इफ़ इट इज़ द बेटर राउट तो अभी क्या सूरत हाल है आपके अपने इंडस्ट्रियल जोन्स की? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में बताइए कि अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। देखिए, अगर ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है लेकिन मैं आपको क्विकली कोशिश करता हूँ कि इसका एक ओवरव्यू दे दूँ। जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोरंगी में ऑल्दो बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन यू कैन नॉट से इट्स अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। खासतौर पर हमारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं कोरंगी के, जब बारिशें होती हैं तो हमारे रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। 2 रास्ते नदी से आते हैं, एक जाम सादिक ब्रिज का रास्ता होता है जो कि ब्रिज एक मखदूश हालत के अंदर है, वो किसी भी वक्त अल्लाह ना करे कोलैप्स कर सकता है। जब तो ये बेसिकली आप बात करें दुनिया के छठे सबसे बड़े मुल्क के इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक ब्रिज होता है बारिशों के ज़माने में जो कि बाकायदा शेक कर रहा होता है जब वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का निज़ाम मैं समझता हूँ वाटर बोर्ड को तो पूरा आपको शायद डिजोल्व करके नए सिरे से उसको रीअसेंबल करें, ओवरऑल करें, उसका कुछ करें, क्योंकि वाटर बोर्ड तो किसी सूरत आपको सर्विस प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं है। पानी आपके टैंकर्स के जरिए आ रहा होता है। मजबूरन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहता कि अपने वो RO सिस्टम लगाए, RO सिस्टम लगा के उस पर खर्चा करे, उसके बाद उसको ट्रीट करके उस पर करे, उसके बाद फिर एक ऑर्डर आ जाता है कि जी आप उसको उसके ऊपर चार्जेस पे करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि हमें तो आप सिंपल तरीके से पानी देते हैं, हम आपको बिल पे करने को तैयार है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कोलैप्स कर चुका है। नाउ अगेन यही पॉइंट मैं लेके जाऊंगा, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स। सो जो ऑलरेडी अवेलेबल इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनमें इतनी बेहतरी की गुंजाइश है, व्हाई आर वी नॉट ऑप्टिंग? इफ वी आर ऑप्टिंग तो उसकी पेस किस तरह से बढ़ाई जाए? देखिए, मेरे अपने ख्याल में कि यानी इट्स माय पर्सनल व्यू एंड मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रेशनलाइज है कि जो आपके एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस है आप किसी तरीके से उसको सपोर्ट करें, क्योंकि इट इज़ एग्जिस्टिंग, एक फंडामेंटल्स आपके पास हैं। अभी क्या है, आपने छत डालनी है, छत आपकी लीक कर रही है, दैट इज़ वेयर द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो फोकस। फॉर एग्जाम्पल साइट इंडस्ट्रियल स्टेट, मैं इसका चेयरमैन रहा हूँ, तो मैं कभी कभी ख्वाब देखता था कि मोहनजोदाड़ो वाले मेरे ख्वाब में आते थे कि हम अपना नाम चेंज कर लें, आप मोहनजोदाड़ो कर लें, हम साइट बन जाएं। तो साइट इंडस्ट्रियल स्टेट में अगर आप चाहें तो आप देखेंगे कि मास्टर प्लानिंग
has been completely encouraged, it continues to be encouraged. मास्टर प्लानिंग क्या होती है कि आप जोन वाइज डेवलपमेंट करते हैं. फार्मास्यूटिकल यहाँ है, उसके बराबर मैं देखता हूँ स्टील मेल्टर है. You know, pharmaceutical is working where the national NEQs or international NEQs की requirement of health, hygiene, hazards and purity इतनी है कि उसके बराबर में you cannot afford कि आप बैठ के स्टील मेल्टर को लगा दें. सारा साइट आप देखेंगे it is like that, it has grown. But then who has facilitated? I must say, of course, bureaucracy, of course the people who are there. मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कंसल्टेंट रखा था कि साइट की आखिर साइट बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट आई वुड से ऑफ पाकिस्तान, इस साइट को आखिर किस तरीके से जो है वो मुनज़्ज़म किया जाए कि ये इंजन ऑफ ग्रोथ भी बने इन स्पेसिफिक कराची जैसे इंडस्ट्रियल हब में. आई गेव देम अ सोल्यूशन कि इसको जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इसको मेजॉरिटी प्राइवेट को दे दें. बोर्ड इसका मेजर हो किसके ऊपर, वहीं के लोगों के ऊपर जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, इसकी मैनेजमेंट में उनका एक हिस्सा हो. Otherwise, there will be no improvement. This is my report, which I submitted, and I also got couple of $1,000 in exchange of a report, which was never implemented. क्योंकि उस वक्त जो सियासतदान थे वो नहीं चाहते थे कि उनके अपने पावर्स की curtailment हो और उनके अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उसके तले जो है रूल्स की prevalence हो. At least one good thing at the end of the day you got the money. So at least one good point coming out of it for the fees. अच्छा, next topic पे चलते हैं नाज़रीन. बहुत ही interesting debate है demonetization की. ये 5,000 का नोट किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं और अगर इसको ख़त्म करेंगे इसके क्या फ़ायदे होंगे? करप्शन क्या ख़त्म होगी या फिर जो टैक्स एवेडर हैं जो इलीगल वेल्थ कमाते हैं वो इसको कन्वर्ट कर देंगे इस 1000 के नोट के अंदर? एंड कैन दे डू दैट? इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए? क्योंकि आज नेशनल इकॉनमी के अंदर ये बड़ी डिबेट चल रही है. बिकॉज समटाइम्स होता ही है कि कभी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इकॉनमी से उससे फोकस हटके इस तरह की इंटरेस्टिंग डिबेट्स में भी चला जाता है. तो दैट्स अगेन अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट. तो सबसे पहले अफजल साहब ने रिसेंटली आर्टिकल भी लिखा है, उनसे पूछते हैं कि ये 5,000 का नोट है, आप कह रहे हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन हो जाए. व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि इसको किस तरीके से, बिकॉज आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह इसमें कन्वर्ट करना है. आप बताएं कि किस तरीके से आप इससे करप्शन खत्म कर सकते हैं. माय क्वेश्चन इज, देखें मैंने जो अपना रिसेंट आर्टिकल लिखा है उसमें 3-4 चीज़ें मैंने कही है, मैं पॉइंट फॉर्म में आपको बताता हूँ. और मैंने काफ़ी स्टडी की है इसके बारे में, रिसर्च की है. ये एक्चुअली हमारे एक लीडिंग यहाँ पे एक्स FBR के जो चेयरमैन, उन्होंने ये सबसे पहले आइडिया दिया था. आई वांट टू गिव हिम क्रेडिट. और उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसके बारे में सोचूं और फिर मैंने इसके बारे में लिखा. देखें ये जब भी डिमोनेटाइजेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर नोट को, जो 5,000 रुपये का नोट है, उसको डी नोटिफाई कर देती है. यानी कि वो बता देती है कि भाई इस डेट तक या तो आप इस नोट को 5 इसके हज़ार के नोट ले लें, या इसको अपने अकाउंट में जमा करा दें. इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सिंपली उसको ख़त्म ही कर देगी. खत्म नहीं, उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी. कन्वर्ट कर देंगे हज़ार रुपए के नोटों में, या आप अपने बैंक में उसको जमा करवा दें. देखें इसका सबसे बड़ा रीज़न, हमारे एक हमसाया मुल्क में भी ये चीज़ हुई थी 2016 में. वो ये होता है कि बहुत से ये आर्ग्यू किया जाता है कि बहुत से लोगों ने अपना जो काला धन है, अपनी जो इलीगल वेल्थ है, ब्लैक मनी जो है, वो इस कैश, और क्योंकि ये 5 टाइम्स होता है हज़रत, तो उनके लिए उसकी जो स्पेस होती है उसमें इट इज़ ईजियर फॉर देम टू मूव ब्लैक मनी. तो जैसे आप उनको फोर्स करते हैं कि वो इसको कन्वर्ट करें, या तो उनको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हज़ार के नोटों में, और गवर्नमेंट ये बताएगी कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते. सही है. अच्छा, उससे क्या होता है कि जो पीछे बच जाता है, दे मस्ट डिपॉजिट दैट इन द बैंक अकाउंट. और जब वो उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, दे कैन टेक, क्या कहते हैं, दे कैन बी इन्फॉर्म्ड कि ये पैसा कहाँ से आया भैया आपके पास. आप इसका कोई मनी ट्रेल तो I'll play the devil's advocate. मैंने ये फॉर एग्जांपल इलीगल वेल्थ से कमाया है पैसे, सही है, आपने कहा ये बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए. आप खुद ही मान रहे हैं कि आप, मैं बता देता हूँ, मैं आपको लाइव शो में बता देता हूँ. मैं इसको 5 नोटों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. मैं इसको जमा कराता हूँ 5 नोट, मैं इसके अगेंस्ट सेल की इनवॉइस खड़ी करूँ और इधर इसको कन्वर्ट कर दूँ. सिस्टम में आ गया मैं इस साइड से. अच्छा, अब आप लगा दें इसके ऊपर लिमिट, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता. मैं 10 लोगों को ये नोट दूँ और सबकी लिमिट है टॉप करा दूं. इंडिया में यही हुआ है. राइट, एग्जैक्टली राइट. तो माय आर्गुमेंट इज कि आप अगर जिसने ये पैसा कमाया है आप उससे ज्यादा होशियार किस तरीके से बने, और अगर आप नहीं बन सकते तो आप
सोर्स को किस तरह से पकड़, व्हाट इज बेटर स्ट्रेटजी कंपेयर टू Okay, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवालात पूछ लिए हैं। देखिए मैं इन पार्ट्स इसका जो है ना आंसर करता हूँ। पहली चीज़ तो है कि इसका सिर्फ फ़ायदा डिमोनेटाइजेशन के प्रपोजल का ब्लैक वेल्थ को पकड़ना नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जब वो लोगों को आप फोर्स करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में वो सारा पैसा डालने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से ज़्यादा आपकी टैक्स नेट की जो हम बात कर रहे थे वो वाइडन होगा। कैसे? वो इस तरह से कि जब आप इतना ज़्यादा पैसा यानी करोड़ों या करोड़ों के हिसाब से आप अपने किसी बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो टैक्स अथॉरिटीज़ आके आपसे पूछेंगी कि भाई ये पैसे की इनकम सोर्स क्या है, आपने क्या ये पैसा कहीं डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपका टैक्स जो नेट है वो वाइडन होगा। नंबर वन, मैं आपको बताता हूँ। नंबर टू, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिजिटाइजेशन होगी, यानी हम डिजिटल करेंसी की यानी डिजिटल करेंसी का मतलब डिजिटल करेंसी तो गलत होगा, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि प्लास्टिक मनी जिसको कहते हैं, क्रेडिट कार्ड की यूज़। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पेमेंट्स प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है रास्त। तो बहुत सी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो कि अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं, वो फिर से डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। और तो इस तरह से पाकिस्तान के इसके बहुत से फायदे हैं। और आपका जो आखिरी पॉइंट था मैं उसका आंसर देना चाह रहा था जो आपने क्वेश्चन पहले वाला किया पॉइंट मैं सलीम साहब के साथ लेके जाता हूँ। सलीम साहब पॉइंट ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया, कितने ज़्यादा पैसे जमा कराएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आया। अब बिजनेसमैन तो करता ही यही है कि उसके अगेंस्ट सेल की खड़ी करता है पेमेंट्स और बोलता है ये जो हाई डिनोमिनेशन की करेंसी है, ये जो हमारे पास 5,000 के जो 250 नोट हैं, ये हमने सेल की थी, उसके अगेंस्ट ही हमें रिसीव हुए और हम डिपॉजिट कर रहे हैं। और लो डिनोमिनेशन को दे अगेन टेक इट बैक आउट ऑफ द सर्कुलेशन, रख छुपा देते हैं। बिकॉज बिजनेसमैन से ज्यादा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। आप आई एम सॉरी आपको इस सिचुएशन में नहीं, आप बिजनेसमैन का एग्जांपल है, आप किसी और इंडिविजुअल का एग्जांपल है, मतलब कोई इस तरह भी, से हम अस्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन शायद करप्ट है। नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बड़े कारोबार करने वाले एक बड़ा तबका ऐसा है जो कारोबार भी करता है और कैश इकोनॉमी में होता है और उसके बाद बहुत कैश मौजूद है और वो ही बाहर लेके निकलेगा। करप्शन वाले नहीं लेके निकलेंगे। इसमें करप्शन की भी टारगेट कर रहे हैं ना। लेकिन बिजनेसमैन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं। आप तो खैर रजिस्टर्ड है, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर एट यू, आई एम जस्ट शेयरिंग कि फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं भी यहाँ पे एंकर हूँ, लेकिन मैं आपके लिए डेविल्स एडवोकेट बना हूँ। आप बिल्कुल देखिए, आपकी बात सही है कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी यकीनन ऐसे लोग हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल साइड को हटा देते हैं तो आपके बहुत सारा जो एक ऐसा तबका है जो कि कैश इकोनॉमी आपकी पूरी रन कर रहा है। तो कैश इकोनॉमी के अंदर ज़ाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश होगी कि कभी भी वो सिस्टम से बाहर ना आए, जबकि मैं कहता हूँ कि उनको उससे बाहर आना चाहिए। अच्छा, जो इसका डिमोनेटाइजेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों किया जाता है, मतलब पैसा तो अपनी जगह पे रहा ना, वैल्यू तो अपनी जगह पे रही, लेकिन किया इसलिए जाता है कि जो आप जितना बड़ा नोट करता जाएंगे उसकी हैंडलिंग उतनी इजी होती जाएगी, बड़े अमाउंट्स उसके आप मासेस को आप इजीली हैंडल कर सकेंगे। जब हम बड़े अमाउंट्स की बात कर सकते हैं, एक हद तक तो वो ये काम कर सकते हैं कि उन्होंने उसको सेल इनवॉइस वगैरह दिखा के उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर छोटे जो नोट थे उनको सिस्टम में लेके आ गए, बड़े नोट्स को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स को नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ जरूर डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका बहुत सारा पैसा ऐसा होगा जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट होगा, सिस्टम में आएगा, आपकी इकोनॉमी चलेगी। फिर वो पैसा जो कि आपके सर्विस पे नहीं था, वो जो हिडन मनी था, वो अल्टीमेटली सर्विस पे आएगा, आपकी इकोनॉमी को उससे अल्टीमेटली फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। इसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, इसका नेगेटिव साइड अगर होगा तो यकीनन एक नेगेटिव साइड ये है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो आपको जब आप डील करते हैं इंडिया में वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो गई थी इसकी वजह से। दैट वाज जी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब्बार साहब का भी, बिल्कुल जब्बार साहब बिल्कुल खामोश है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल आप बिल्कुल खामोश हैं इस टॉपिक में। देखिए, मेरे अपने ख्याल में कि जब भी इस किस्म की डिसीजन इस मुल्क में होती हैं तो मेरा ख्याल है कि आई वुड कॉल देम नॉट द वाइज बट गुड थिंकर्स। उसके सर्कमवेंशन की जो है वो ज़रूरत भी ईजाद हो जाती है। जी। सो वी लैंड इनटू मोर प्रॉब्लम्स देन इनटू द गेन्स। मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब ये आया कि जी रजिस्टर्ड सेल हों वरना जो है वो प्रॉब्लम होगा, तो एक वर्ड आपने सुना होगा बिजनेस में, फेक इनवॉइसेस शुरू हो गई। मींस एक्चुअल रेसिपेंट कोई और है, दो बुक्स चल रही होती हैं, मगर जो है वो एक टैक्स के हवाले से जो रिसिप्ट्स हैं वो किसी और के साथ चल रही हैं। उसमें बड़ा वो आया। अब फिर शब्बर जैदी साहब की मेहरबानी से उन्होंने कहा कि जी CNIC। अब CNIC जो है वो मुझे ये बताएं कि कोई भी बायर जो है वो आपको CNIC क्यों दे? नोवेयर इन द वर्ल्ड आप बायर से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं कि भाई मैं तुझे एक रेफ्रिजरेटर तो दे रहा हूँ, मगर ये तो बताओ तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे, या तुम क्या कर रहे हो,
Nobody. Even I have seen in the most developed countries, I can cite US, UK, we have been going there. पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया CNIC. अब आप बताएं कि उसके बाद जो है वो एक आदमी ने इसके और दूसरे तरीक़ेकार निकाले. फिर एक रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर लोगों को कहा कि रिटेलिंग में चले जाएं, फिर लोगों ने CNIC के बजाय रिटेल में कारोबार शुरू किया. तो व्हाट आई थिंक कि इस किस्म की, अब मैं वापस आता हूँ उसकी तरफ, कि ये सारी चीज़ें जो है ये असबाब पैदा करती हैं और ज़्यादा खराबियों के. सो सिस्टम इफ इट इज़ सिंपलर 5% GST बेस्ड एंड 10% those people who have a slab of paying income tax, वो ही एक तरीक़ेकार है. बाकी अब आप बात करते हैं इसकी, इंडिया में एग्जांपल था तो इधर पहले आप हम बात कर रहे थे कि इंडिया में इसके बाद जो है हमने भी बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी, कुछ उनके इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी कहा, कुछ स्टेट बैंक की अपनी ऑफिशियल रिपोर्टों में ज़्यादा तजाद नहीं था. दैट मॉडल डिड नॉट सक्सीड. अब वापस आते हैं हम कि 5,000 रुपये बिजनेसमैनों के लिए आते हैं. ये भी बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ. मेरे अपने ख्याल में बिजनेसमैन के बाद कोई कैश सरप्लस होता ही नहीं, अगर मुझसे पूछें. ही इज़ ऑलवेज स्टार्व्ड ऑफ, और मेरा ख्याल है कि वो हमेशा बैंकों के तलाश में होता है कि बैंक उसको कहें. एग्जैक्टली. अब उस लिक्विडिटी मैनेजमेंट में वो 5,000 के नोट तो कभी भी नहीं रखेगा. अगर उसके पास कहीं होंगे भी तो कोई छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट कर लेगा और अंडर इनवॉइस परचेज ऑफ एसेट्स कर लेगा, जो पाकिस्तान में होता है. एवरीथिंग है, लोगों के 1-1 बिलियन के एसेट्स हैं. रजिस्ट्रेशन में आप टैक्सेशन में देखेंगे 10 करोड़, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम ये बनाया है कि जी DC कलेक्टेड वैल्यू ये है, जनाबे वाला FBR की ये है. अब आपके इस 5,000 की तरफ आए तो 5,000 के इतने नोट इस बल्क वॉल्यूम में मेरे अपने ख्याल में कोई रेवेन्यूक्रेसी वाले लोग या जो पूरा सिस्टम कंडक्ट करते हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहें, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर महबूब हक के ज़माने में ये एक बात खतीजा इंस्टीट्यूट ने लिखी थी, पाकिस्तान में, आई विल यूज़ द वर्ड रुश्वत, थोड़ी देर के लिए हम एक स्लैंग क्लब यूज़ करते हैं, उसका क्वांटम है 5% ऑफ GDP. अब थोड़ी देर के लिए अगर 5% ऑफ GDP, यानी आप किसी से काम करवा के, मीन्स वो काम जायज़ भी है मगर आपको जायज़ कामों के लिए भी यहाँ पैसे देने पड़ते हैं. यहाँ पे इवन कस्टम्स में आप जाएँ तो एक ये भी बिजनेसमैन है, एक कहते हैं कि जी फास्ट मूविंग, जैसा फास्ट मूविंग आपने गुड्स का सुना है ना, इसी तरह फास्ट मूविंग ट्रैक पे कुछ ना कुछ ओब्लाइज करना ही पड़ता है. तो इस किस्म के जो नोट्स हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मेरे अपने ख्याल में कि दे वुड ऑल्सो बी अनवाइज कि ये नोट्स रखें. इस नोट की कीमत है 5,000 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है ना. एक $100 की कीमत है इस वक्त. आप बताएं कि कितने मल्टीपल है, एक ही नोट होता है. तो मेरे ख्याल में कि वो भी इस तादाद को, इस हेवी तादाद के बजाय एक लाइटर तादाद को रखने को तरजीह देंगे, जो कभी भी मेरा ख्याल है कि डिमोनेटाइज नहीं होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये अगर हम शुरू करें तो इससे शब्बर के मुताबिक ये है कि जी ये करप्शन के पैसे ही है, वो समथिंग लाइक दैट. और करप्ट प्रैक्टिसेस मींस वो कहता है कि जी वो इनकम टैक्स वगैरह में जो लोग पैसे पूरे नहीं भर रहे हैं वो शायद रुपयों में रख देते हैं. वो रुपयों में थोड़ी रखेगा. मेरे अपने ख्याल में कि अगर देखें ना किस ज़माने में मुझे याद है जब मैं बच्चा होता था तो मैंने अपने खुद 5-10 सालों में लोगों को एक फैक्ट्री से 3 फैक्ट्री बनाते देखा. कैपिटल फॉर्मेशन होती थी, इंडस्ट्रियल होती थी. आज 2 फैक्ट्रियाँ बनाने वाले को बुरा समझा जाता है. एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान में आप देखें कि ये नेगेटिव ग्रोथ की पैराडाइम जो शुरू हुई है वो इसी की वजह से. यहाँ मिथ्स हैं, लोग एक दूसरे के अपने जिसको कहते हैं कमियों को या डेफिशिएंसीज को दूसरे के ऊपर लोड करते हैं. जैसा FBR लोड करती है कि पाकिस्तान में सारे लोग चोर हैं. आप मुझे बताएं कि एक आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है टेलीफोन बैठ के किसी टंडो LAR में, कुनार पसाकी में, आप कहते हैं ये भी चोर है. और दूसरा मेरा ख्याल है, मैं क्लियर करूँ, ये हमारे प्रोफेसर इकोनॉमिक बैठे हैं, पाकिस्तान में डेमोग्राफिकली 55% लोग जो है ना वो यंग है. दे आर नॉट एट दी इनकम स्लैब विच इज़ टैक्सेबल. 50% पॉपुलेशन को तो आप ऐसे ही निकाल दें. उसके बाद आ जाएं दूसरी आपकी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन. मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को भी निकाल दें, दे आर नॉट इन द टेस्ट नेटवर्क. तो बाकी रह क्या जाता है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो 65% आपको टैक्स दे रही है, जबकि उसका हिस्सा क्या है 20% भी नहीं है. बहुत ही इम्प्रपोर्शनेट किस्म का सिस्टम है ये सारा. ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट किया. उन्होंने कहा कि कैपिटल फॉर्मेशन जो अगर ये इलीगल वे में 5,000 कमाना जानता है तो वो उसको री इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी लेना भी जानता है. आप उसको इतना बेवकूफ़ नहीं समझे. तो उन्होंने 10 तरह की प्रॉपर्टी में नहीं समझ रहा, एमनेस्टी खोली हुई है. आपने अगर मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ा हो तो उसमें ये भी लिखा हुआ है. हम जस्ट एज अ मैटर ऑफ डिबेट आपसे ये क्वेश्चन, बिकॉज़ यू नीड टू प्रेजेंट द आर्गुमेंट्स. उनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं. मतलब एक बहुत बड़ी जो आर्गुमेंट दी जाती है वो ये दी जाती है कि जो इलिसिट या काला धन है वो कैश की फॉर्म में नहीं होता. तो ये तो अगर आप करप्शन रोकने के लिए 5,000 रुपये को डिमोनेटाइज करते हैं तो उसके बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा. बल्कि
جیسے انڈیا میں ہوا کہ اٹ ول کانسٹیٹیوٹ واٹ از نون ایز اے مانیٹری شاک. جی مطلب انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو 1 سے 2% آف جی ڈی پی واز وائپڈ آؤٹ بیکاز آف دس کیش کرنچ. اور فائنلی ایک بہت بڑا کوشچن مارک کریٹ ہوتا ہے اباؤٹ دا لیک آف پریپیئرڈنس، جو ہم نے اکثر دیکھی ہے، یہاں پر بھی دیکھی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم ڈی نوٹیفائی یا ڈی مانیٹائز کر رہے ہیں. واٹ ایف کہ اتنی کرنسی اویلیبل ہی نہیں ہے، اے ٹی ایمس کے اندر پیسے لوڈ نہیں ہو سکے، تو ایک بہت بڑا ایک کرائسس آ سکتا ہے. جو فائنل پوائنٹ ہے واقعی وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے کانٹمپلیٹ کرنا ہے 5000 روپی کے نوٹ کو ڈی مانیٹائز کرنا، تو وداؤٹ پلاننگ، وداؤٹ پریپیئرڈنس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, دس از ناٹ اے گڈ ایئر ٹو تھنک اباؤٹ اینی پوٹینشیل ڈی مانیٹائزیشن، بیکاز آلریڈی آپ کی اکنامک ریکوری جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے. منی سپلائی کم کرنے کی کوشش نہ کریں تو وہ نہ کریں، اس کو مت چھیڑیں. اور آخری پوائنٹ، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں سے السٹ پیسہ، کالا دھن نکالنے کے لیے اس کو کریں. تو اس کا ٹائمنگ ہوگی نیکسٹ جنرل الیکشن سے تھوڑا پہلے. ٹھیک ہے. سو انڈاکومنٹڈ جی ڈی پی کا ایک بڑا ایشو ہے کمپیئر ٹو ڈی مانیٹائزیشن. what I'm understanding کہ بڑا ایشو یہ ہے کہ انڈاکومنٹڈ جی ڈی پی بہت ہے، تو اس کو ڈاکومنٹیشن از اے بیٹر اپروچ، اور ڈیجیٹائزیشن مائٹ بی اے بیٹر اپروچ کمپیئر ٹو a popular slogan of demonetization. Do you agree to that? I would say I think both have to go together. ڈی مانیٹائزیشن کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں، یقیناً اس کے چیلنجز بھی بہت ہوں گے، اور میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وداؤٹ پریپریشن تو خیر بالکل بھی نہ کریں، پریپریشن کریں. اور انڈیا کے اندر بھی اگر انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماڈل فیل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس کے جو بینیفٹس تھے، اس کی جو کاسٹ تھی وہ زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو دا بینیفٹس. تو اس کی جو کاسٹ ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں بائی بینگ پریپیئرڈ، بائی بینگ ویل پریپیئرڈ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کریں، لیکن یہ کہ آپ اس کو پریپریشن کے ساتھ کریں. اور جو باقی آپ کے جو پریپریشن کیا، مائی کوشچن اگین اس کے اگر ہم پروگرام میں آپ مجھے اس کو اس میں کنورٹ کرنے سے نہیں روک پا رہے پروگرام کے اندر، تو پریپریشن اور کیا؟ پریپریشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک تو جو مانیٹری سپلائی ہے آپ کے پاس، اس کی آپ پہلے یقین دہانی کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ اس کی لمٹس لگا سکتے ہیں کہ جی آپ کو کتنے پیسہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، کتنا آپ نہیں کنورٹ کر سکتے. ساتھ ساتھ اگر آپ مثال کے طور پہ جسٹ اے ویک تھاٹ، اس کے اوپر تو بہت سارے جب اکانومسٹ بیٹھیں گے تو ایک پروگرام میں تو ہم ایسے نہیں کر سکتے، لیکن مے بی یو کین کم اپ وتھ سم سارٹ آف این امنسٹی اسکیم فار دیٹ. کسی طریقے سے پیسے کو آپ سسٹم میں لے کے آئیں. پیسہ جب سسٹم میں آئے گا تو آپ کی آٹومیٹیکلی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ ہوں گی، چیزیں آپ کی ملٹیپلائی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئے گی. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ. ناظرین یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اگر آپ ایک لوپ ہول کھولیں گے، یا ایک طرف آپ نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ ڈیمونیٹائزیشن کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پیسہ نکال کے اس میں کنورٹ کر لو. دیکھیں باقر جی کمنگ ٹو دی کنکلوژن، آپ کا فائنل. دیکھیں اٹس ویری سمپل. آپ بات دراصل یہ کہ بار بار میں ایک لفظ سن رہا ہوں، کیش اکنامی، نان ڈاکومنٹڈ اکانومی. آئی واز میکنگ اے کیس اسٹڈی، آئی ایم آلسو فری لانس ریسرچر، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جس کے پاس سے ایک چھوٹی کاٹیج سائٹ میں 2 لیتھ مشینیں تھیں، اور اس کے بعد اس کے بھتیجے بھانجے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. ہی واز پرچیزنگ سے دی آئرن اینڈ ادر تھنگس فرام دا مارکیٹ. ٹھیک ہے، وہ کسی فلائنگ انوائسز کے حوالے سے اس نے تو کر دی. اس بیچارے کو پورا جی ایس ٹی کے ساتھ ملا ہوا سامان ملا. ناؤ ہی از ناٹ فائلنگ دیٹ 5 جو پیجز کا ریٹرن ہے. بجلی بھی اس کو جو ہے وہ نان ایڈجسٹیبل ہوگی کیونکہ وہ کلیم ہی نہیں کر رہا ہے اس 5 پیجز میں. ود ہولڈنگ ٹیکس بھی اس بیچارے کا گیا. باقی چیزیں وہ جو کچھ خرید رہا تھا، کاپر بھی خرید رہا تھا، آئل بھی خرید رہا تھا، سب کچھ ان اے وے. میں نے اس کا کیس اسٹڈی دیکھا کہ اس کی جو لائبلٹی تھی اس سے زیادہ وہ بیچارہ فرگو کر رہا تھا. ہی واز ناٹ فائلنگ. تو پاکستان میں تھوڑا سا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خواہ ہم نے اتنا بز ورڈ بنایا ہے کہ لوگ چور ہیں، نان ڈاکومنٹڈ ہیں، انفارمل ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اور دوسرا آخری میں بات ہوں کیش اکانومی کی. آپ نے بات کی کیش اکانومی ان اے کنٹری پاکستان میں، جس میں آپ نے فورس کیا. کہاں سے فورس کیا؟ آپ نے کہا کہ بینکوں میں جو ہے وڈرالس وغیرہ کے اوپر آپ نے ٹیکس ڈال دیا. پہلے 0.3 تھا، پھر جو کچھ کرتے رہے. آپ نے کیا کیا؟ فورس کیا کیش اکانومی کو امپروو کرنے میں. مجھے بتائیں کہ دس کیش اکانومی کہاں جا رہی ہے؟ اس سے ملک چل رہا ہے. دی سو کالڈ نان فائلر آف 5 پیجز who are otherwise not liable to pay the taxes، وہ آپ کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہے ہیں. تو ہم خامخائی جو ہے ان کو بھی کسی طریقے سے اس سسٹم میں لانا چاہتے ہیں جس میں نہ یہ خوش ہے نہ میں خوش ہوں، کوئی خوش نہیں. ٹھیک ہے، یور فائنل ٹیک سر. مائی فائنل ٹیک از کہ اس کے ڈی مانیٹائزیشن کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو ان دس ڈائریکشن. اگر آپ نے جانا ہے تو پراپر پلاننگ اور پریپیئرنس کے ساتھ. اور اے گڈ ٹائم کوڈ بی آنے والے جنرل الیکشن سے تھوڑا پہلے، تاکہ آپ
کالے دھن کی بیس پہ پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہے سر، یور فائنل ٹیک. بل جس سیٹ کہ میرے خیال سے جانا چاہیے اس کے اوپر along with preparedness، کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے گی. میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا، جاوید صاحب نے بات کی، یقیناً ٹیکس کے نظام سے میں بھی خوش نہیں ہوں، یہ بھی خوش نہیں ہے، اور جو اس ٹیکس کے نظام کے اندر ہے وہ چاہتا ہے کہ یار ہمیں بھی آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، ہمیں بھی آپ ڈان فائلر بنا دیں تاکہ ہماری بھی جان چھوٹے. لیکن بات یہ کہ جب آپ کو ملک چلانا ہے تو ملک چلانے کے لیے آپ کو بیس بڑھانی پڑے گی، اور شاید یہ اسٹیپ دا ریزن وائی ایم سپورٹنگ اس کہ یہ اسٹیپ ان لوگوں کو جب لے کے آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی ٹیکس کی بیس بڑھے گی، تو جو ہم لوگ یا جو لوگ جو ٹیکس پیئر ان کے اوپر سے برڈن کم ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلیم الزمان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو. سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. ہمارے ساتھ احمد جبار صاحب موجود تھے، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ سے بڑی ہیلدی ڈبیٹ رہی ڈیمونٹائزیشن میں. ناظرین، دا ریئل ایشو از کہ ٹیکس نیٹ کس طرح بڑھایا جائے، بیکاز آئی ایم ایف آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے جو ادھار لیا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے آپ کے بجٹ میں ایلوکیشن ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو کیا ہمارا ادھار واپس کریں گے؟ سو دیٹس دا فنڈامنٹل کویشچن جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز پہ امپوز کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز پہ اور ادھار لینے کو انکریج کیا جا رہا ہے اور گروتھ کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جی ڈی پی گروتھ دکھائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.